अमिताभ जी आपसे बात शुरू करते हैं, थोड़ा विषय परिवर्तन हो जाए। नंबर में तो कुछ है नहीं, किसी भी ढंग का चमत्कार हो जाए, भले ही अनुलोम विलोम नहीं, शीर्षासन भी हो जाए, सिर नीचे और पांव ऊपर, तब भी कुछ होना जाना नहीं। फिर आपको क्या लगता है इसके पीछे रणनीति क्या? एक और जो विषय बार बार आ रहा है कि भाई प्रधानमंत्री को बुलवाना था, इसके लिए ये हमने ब्रह्मास्त्र चलाया है। प्रधानमंत्री केवल मणिपुर पर बोलेंगे ऐसी बाध्यता तो कोई लगा नहीं सकता, कोई प्रस्ताव। जब वो बोलेंगे तो 1947 से आज तक सब विषयों पर बोलने की स्वतंत्रता है सबको, नहीं? तब स्थिति क्या बनेगी अमिताभ जी? जी देखिए, आज तक 27 नो कॉन्फिडेंस मोशन लाए गए हैं भारत के पार्लियामेंट्री इतिहास में। उसमें सिर्फ 2 ही सक्सेसफुल हुए हैं, एक मोरारजी देसाई जी के खिलाफ और एक वाजपेयी जी के खिलाफ 1999 में। आंकड़ों के हिसाब से भी आज एनडीए अलायंस जो है उसके पास 332 एमपी हैं और इंडिया अलायंस के पास 144 एमपी है। तो अब क्या है ये माजरा, क्या है एसेंशियली जो आप कहना चाह रहे हैं कि देखिए दोनों के पास एक अपॉर्चुनिटी तो है इसको यूज करने का। अब एक दांव खेल दिया गया है। अब विपक्ष ने दांव क्यों खेला है, अगर उनकी स्ट्रेटेजी समझने की कोशिश करी जाए तो उनका है कि कोई ना कोई इसी बहाने चलो डिबेट तो हो जाएगा एक, और दूसरा मणिपुर पे कुछ ना कुछ बोलना तो पड़ेगा ही प्राइम मिनिस्टर को। तो देखिए ईगो टसल जो एक आप समझ लीजिए कि ईगो सेटिस्फेक्शन हो जाएगा लीडर्स को कि मणिपुर के ऊपर भले 1 लाइन बोले 2 लाइन बोले, जितना बोले प्रधानमंत्री को बोलना पड़ेगा। दूसरा, इस नो कॉन्फिडेंस मोशन के जरिए जो नया अलायंस है इंडिया अलायंस, वो कोशिश करेगी कि एक्सपोज करे अपने हिसाब से एनडीए के फेलियर्स को, जो मुद्दे उठाते रहे हैं ये लोग, आपका प्राइस राइज, महंगाई, अनएम्प्लॉयमेंट और ये सारी बातें हैं। और तीसरा है कि कहीं ना कहीं ये एक अपॉर्चुनिटी देता है इंडिया अलायंस को पब्लिक के सामने दिखाने का कि वो एकजुट है सारे आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस के बावजूद भी। लेकिन इसमें एक जो बात है वो ये है कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता के ऊपर एक सर्वे हुआ था और उसमें पूछा गया था कि आप प्रधानमंत्री जी को क्यों चाहते हैं। उसमें 25% से ज्यादा, सबसे ज्यादा लोगों ने उनके ओरेटोरियल स्किल्स को कहा था, यानी उनकी जो भाषण देने की जो स्टाइल है और क्षमता है और एबिलिटी है। और इसमें क्या होता है कि जबकि सब दलों के पास एक टाइम लिमिट होता है, प्रधानमंत्री जब एंड में क्लोज कर रहे होते हैं डिबेट को तो कोई टाइम लिमिट नहीं होता है प्रधानमंत्री के पास, तो उनके पास एक पूरा टाइम होता है। तो वो अपने ओरेटोरियल स्किल्स को यूज करके इस नो कॉन्फिडेंस मोशन को, भाजपा को एक अपॉर्चुनिटी मिलता है कि डिफ्लेक्ट कर दे मणिपुर से, और जो बात हो रही है आज की, जो महिला के खिलाफ जो केसेस हैं राजस्थान में, वेस्ट बंगाल में, उस तरफ भी डिबेट जा सकता है। और मोदी जी ये भी दिखा सकते हैं, जो उन्होंने पार्लियामेंट्री बोर्ड में कहा कि देखिए मोदी वर्सेस ऑल इलेक्शन हो रहा है, मुझे हराने के लिए एक ही अपॉर्चुनिस्टिक अलायंस जो है वो यहाँ पे इकट्ठा हुआ है। तो दोनों ही दलों को अपना अपना नैरेटिव जो है वो सेट करने का एक मौका मिलता है। अब कौन इसमें सफल होता है कौन नहीं, ये अपना हमें 2 या 3 दिन का जो ये डिबेट होगा उसमें देखने को मिलेगा। लेकिन विपक्ष ने एक रिस्क लिया है क्योंकि उन्हें लगता है कि बार बार उन्होंने ये कहा भी है कि मीडिया हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ रिसोर्सेज नहीं है, तो उन्हें भी कहीं ना कहीं एक फ्री पब्लिसिटी 2 या 3 दिन का जो कवरेज है मिल जाता है इसके थ्रू, अश्योर हो जाता है। ठीक बात है अमिताभ जी। मैं त्रिपाठी जी के पास आऊंगा और पहले कांग्रेस का पर्सपेक्टिव समझूंगा कि आखिर कांग्रेस ने ऐसा जोखिम क्यों लिया। ये तो गुने कढ़े लोग हैं, सबसे पुरानी पार्टी है, खेल भी समझते हैं, खेल की तासीर भी जानते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी, कुछ लोग कहते हैं कि वो दोबारा इसलिए चुन के आए कि उन्होंने भाषण जो दिया था पार्लियामेंट में वो इतना अद्भुत था कि सारे मुद्दे गौण हो गए अटल जी के विदाई भाषण के सामने। वो भी बहुत बेहतर वक्ता थे। नरेंद्र मोदी, शैली में अंतर है लेकिन नरेंद्र मोदी भी बहुत बेहतर वक्ता है, कम्युनिकेटर हैं। तो एक तो ये मसला, और दूसरी बात कही गई मुझसे, किसी विपक्ष के नेता ने कहा त्रिपाठी जी कि सारे दलों को बोलने का अवसर मिलेगा। उन्हीं दलों को मिलेगा जिनके पास सांसद हैं, ठीक। एक दूसरा, उनमें भी जिसका एक है उसको मौका मिले नहीं मिले इसकी गारंटी नहीं। और तीसरी बात,
लोकसभा में सदस्य संख्या के आधार पर ही समय का निर्धारण होगा, प्रधानमंत्री अपवाद होते हैं। इन परिस्थितियों में आप किस चमत्कार की उम्मीद करते हैं त्रिपाठी जी? पहले तो अमिताभ जी, आप सुधी पत्रकार हैं, इस बात को समझेंगे जो आपने कहा है जोखिम लिया है, तो राजनीति में कोई भी काम जोखिम नहीं होता और राजनीति का कोई भी काम जोखिम से परे नहीं होता। बिल्कुल दुरुस्त। हम विपक्ष में हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लगातार जोखिमों के लिए तैयार हैं, लेकिन इसमें कोई जोखिम नहीं है। इसमें सरकार ऑलरेडी घिरी हुई है। इस समय सिर्फ जैसा अभी आपकी कहानी में था कि संख्या बल से ही लोकतंत्र नहीं चलता, और मुद्दे भी होते हैं, वायदे भी होते हैं, सपने भी होते हैं। इस समय देश में जितनी भी अराजकता है, जितनी भी हिंसा है, इसके लिए ये केंद्र सरकार जिम्मेदार है और सबको पता है। दूसरी चीज, आपने अटल जी का उदाहरण दिया, तो अटल जी की वाक कला में मोदी जी कहीं नहीं ठहरते हैं। ये टेलीप्रॉम्प्टर नहीं होता है यहाँ संसद में, शायद इसीलिए अभी तक प्रधानमंत्री जी बोलने भी नहीं आ रहे हैं। रही दूसरी बात, क्या इसका उनको कोई फायदा मिलने वाला है? तो अभी जब बहस होगी तो आप देखिएगा। तीसरी बात, सदस्य संख्या के आधार पर समय निर्धारण होगा, तो निश्चित तौर पर लोकसभा अध्यक्ष इसी व्यवस्था के तहत करेंगे, लेकिन जितना विपक्ष को बोलने को मिलेगा, चूंकि अनुच्छेद 75 के तहत मंत्रियों से सवाल जवाब सिर्फ संसद में ही हो सकता है, और जब सत्ता पक्ष ने ठान लिया हो कि हम चर्चा होने ही नहीं देंगे, हम बात होने ही नहीं देंगे, हम नियम पे पहले लड़ लेंगे, अरे क्या दिक्कत है, आप स्थगन प्रस्ताव पे चर्चा कराएं। जरूरी आप कहें नहीं, शॉर्ट नोटिस डिस्कशन ही होगा। तो इस तरह की जो टेक्निकलिटीज है, उसमें विपक्ष के पास एक सबसे मजबूत अस्त्र यही है जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है। इस बहाने दूध का दूध, पानी का पानी होगा, और निश्चित तौर पर देश की जनता देखेगी कि हर मोर्चे पर यह सरकार आज फेल। ठीक है त्रिपाठी, बिल्कुल ठीक है। मैं कह दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए, वहां तक तो ऐसा ना हो कि दूध में नींबू पड़ जाए, दूध फट जाए, इसका खतरा ज्यादा है। खैर, जोशी साहब, आपके पुराने पार्टनर और उत्तर प्रदेश के मैदान के पुराने बड़े खिलाड़ी हाथी वाले कह रहे हैं कि भाई साहब हमको मालूम है, होना जाना कुछ नहीं है, क्या ये फजीयत कराएंगे सब मिलके विपक्षी अपनी? मोदी जी आएंगे मैदान में, एक एक का जवाब देंगे और ध्वस्त कर देंगे विपक्ष को। ये हम नहीं कह रहे, ये आपके पुराने सहयोगी गठबंधन वाले बसपा कह रही है। वो कह रही हम समझ ही नहीं पा रहे हैं कि ऐसा काम किया क्यों जिसमें अपनी बेइज्जती खुद करानी हो। जोशी जी। अमिताभ जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे पुराने सहयोगी, बिल्कुल बहुजन समाज पार्टी 2019 के चुनाव में हमारी सहयोगी थी, ये यथार्थ है। और एक यथार्थ और है जो देश को मेरी बताने की जिम्मेदारी बनती है, और देश को बताने की मेरी जिम्मेदारी बनती है। आजकल वो साइलेंट पार्टनर है, उनकी जवान, उनके टिकट का वितरण, उनकी चुनाव की रणनीति भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से सेटिंग होती है। तो ये जवान उनकी ने है, लेकिन मैं इसमें जो शब्द डाले वो भारतीय जनता पार्टी से। मैं गंभीर पॉलिटिशियन हूँ, 28 साल से मैं भी इसी काम में हूँ अमिताभ जी। और दूसरा जवाब देना चाहता हूँ मैं आपको, क्यों आज इसकी आपने एक बात बहुत अच्छी बात कही अमिताभ जी, बहुत सीनियर पत्रकार होने के कारण आपने कहा था कि इसमें जो फजीयत हो सकता है, विपक्ष की जो इज्जत है वो भी और खराब हो जाए। जब प्रधानमंत्री जी से निवेदन कर रहा है विपक्ष कि 267 एक्ट के तहत नियम के तहत बहस करा दीजिए और आप जवाब दे दीजिए, जो प्रधानमंत्री जी उद्घाटन करने में व्यस्त है, फ्रांस जापान की यात्रा में व्यस्त है, चुनाव प्रचार में व्यस्त है, उद्घाटन और एनडीए की मीटिंग में व्यस्त है, लेकिन वो मणिपुर जल रहा है 85 दिन से, लेकिन उनपे 56 इंच के सीने पे केवल 36 सेकंड का समय निकलता है। तो अब क्या तरीका है, उनको घेर के तो लाया नहीं जा सकता, और पुराना टाइम भी नहीं है कि उनको घर से उठा लाया जाए। अब तो तरीका लोकतांत्रिक ही है। लोकतांत्रिक तरीका यह है कि किसी तरह से उनको अपनी बात रखने पे मजबूर कर दिया जाए। और ये बात हमको भी पता है कि हम पे आंकड़े नहीं है, ऐसा नहीं कि विपक्ष को पता नहीं है आंकड़े नहीं। तो क्या तरीका है कि प्रधानमंत्री को लाया जाए। ठीक बात, और ये भी सही है कि मूल मैं समझ गया। जो बात अधीर रंजन कह रहे थे वही मूल बात है जो आप भी कह रहे हो कि प्रधानमंत्री को बोलने के लिए, लाने के लिए और कोई रास्ता नहीं था हमारे पास, जो रास्ता था वो हमने चल दिया। ठीक बात है। मैं अब प्रशांत पटेल के पास चलूंगा, लेकिन उससे पहले एक बात और कहूं। हमने जितने विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव देखे,
चूंकि मेरा सौभाग्य रहा कि मैं ऐसे दौर में पत्रकारिता मैंने की जिस दौर में पहले तो 5 साल में एक बार सरकार बनती बिगड़ती थी। ये वीपी सिंह वाला दौर था जिसमें महीनों में सरकारें आ जा रही थी, बिल्कुल बुलेट ट्रेन की तरीके से सटासट। तो रोज विश्वास प्रस्ताव दिस दैट खूब चल रहा था। रामविलास आज इधर से बोल रहे, कल उधर से बोल रहे, पवार आज इधर है, कल उधर है, मार बवाल। तो हमने बहुत देखा। मैं एक बात नहीं समझ पा रहा, 2 चीजें जो जोशी जी ने कही। मान लो पवार साहब के सांसदों को की तबीयत खराब हो गई, एब्सेंट कर गए, तो और बेइज्जती होगी क्या? अभी जब दीवार में प्लास्टर हुआ है, नई जुड़ाई हुई है, उसको तराई हो जाने दो, मजबूत हो जाने देते। क्या इम्तिहान में बैठाल दिया इंडिया अलायंस को? मैं बता रहा हूं, इशारा कर रहा हूं, अपना अपना घर देखो भैया सब लोग, ठीक न? बाद में कहोगे ले। दूसरी बात, मान लीजिए 10 प्रधानमंत्री 1 घंटा 1.5 घंटा बोले, उसमें उन्होंने 20 मिनट मणिपुर पर बोला। आप किसी को कंपेल नहीं कर सकते, ना प्रधानमंत्री खड़गे जी को कंपेल कर सकते हैं कि वो क्या बोले, ना खड़गे कंपेल कर सकते हैं प्रधानमंत्री को। क्या उसके बाद 90 मिनट बोलेंगे, मान लीजिए हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं, 20 मिनट आपकी मर्जी मणिपुर पर बोल दिए, मोर देन एनफ हो गया। उसके बाद जो उनके पास बचेगा 70 मिनट, उसमें क्या बोलेंगे इसका तो अंदाज आपको है ही। उनकी शैली भी आप जानते हो मित्र। आपने यही तो कहा ना भाई 36 सेकंड बोले, हो सकता है आपकी 5 मिनट 10 मिनट बोल दे मणिपुर पर। मणिपुर की समस्या आज की नहीं है, नॉर्थ ईस्ट की समस्या मित्र। 2012 में अमिताभ तिवारी को शायद ध्यान हो, इसी लोकसभा में बहस हुई थी असम की स्थिति को लेकर। लाल कृष्ण आडवाणी ने अद्भुत भाषण दिया था, लेकिन सरकार के पास मेजॉरिटी थी, सरकार जीत गई। है सब इतिहास में मौजूद है मित्र। खैर